स्कूल के प्रिंसिपल की आत्मा और छात्रों का डरावना अनुभव। क्या आपने कभी किसी पुरानी शांत इमारत की दीवारों को कान लगाकर सुना है? क्या आपने महसूस किया है कि हवा में तैरती खामोशी भी कभी-कभी चीखती है? सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की दीवारें भी कुछ ऐसी ही थी। बाहर से शांत, प्रतिष्ठित, लेकिन अंदर एक ऐसा राज दफन था जो कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यह कहानी है भरोसे, डर और एक ऐसी सच्चाई की जो रोंगटे खड़े कर दे। सेंट जेवियर्स सिर्फ एक स्कूल नहीं था, वो एक दूसरा घर था, खासकर प्रिंसिपल श्रीमान आलोक वर्मा के रहते। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी, एक पिता जैसी तपलुता। हर छात्र, चाहे वो कितना भी शरारती क्यों ना हो, वर्मा सर का सम्मान करता था। वे सिर्फ अनुशासन ही नहीं, सपनों को पंख देना भी सिखाते थे। उनकी मृत्यु ने पूरे स्कूल को जैसे अनाथ कर दिया था। कॉरिडोर सूने हो गए थे, क्लासरूम खामोश। उनकी और एक अजीब सा खालीपन था जो भरने का नाम नहीं ले रहा था। वर्मा सर के जाने के कुछ महीनों बाद स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। देर रात तक रुकने वाले स्टाफ ने उनके ऑफिस से धीमी फुसफुसाहटें सुनने का दावा किया। कभी उनकी पसंदीदा कुर्सी अपने आप हिलती, तो कभी उनके रखे पेन अचानक गिर पड़ते। एक रात 10वीं कक्षा के 4 छात्र, रोहन, प्रिया, समीर और अंजलि, सालाना फंक्शन की तैयारी के लिए देर तक स्कूल में रुके हुए थे। तभी ऑडिटोरियम के पास प्रिंसिपल के पुराने ऑफिस के बंद दरवाजे के नीचे से एक स्याह परछाई सरकती हुई दिखी। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने बर्फीला पानी फेंक दिया हो। उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से वर्मा सर की जानी पहचानी खांसी की आवाज आई। वही खांसी जो उन्हें अक्सर लेक्चर्स के बीच में आया करती थी। लेकिन वर्मा सर तो अब इस दुनिया में नहीं थे। समीर ने हिम्मत करके दरवाजे को थोड़ा और धकेला। अंदर घोर अंधेरा था और उस अंधेरे के बीचों बीच उन्हें वर्मा सर की धुंधली सी आकृति अपनी कुर्सी पर बैठी दिखी, जिसका चेहरा अंधेरे में डूबा। मगर उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि चारों की चीख गले में ही अटक गई। अचानक वह धुंधली आकृति हिली। एक सर्द, कांपती हुई आवाज जो वर्मा सर की ही थी, मगर उसमें एक अजीब सा दर्द और निराशा थी, कमरे में गूंजी। तुम सब मुझे अकेला छोड़ गए। प्रिया, जो वर्मा सर की पसंदीदा छात्रा थी, के आंसू बह निकले। उसे याद आया कैसे वर्मा सर ने उसे भाषण प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था, कैसे उन्होंने उसके डगमगाते आत्मविश्वास को सहारा दिया था। यह वही वर्मा सर थे जिनके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। आज उन्हें इस भयानक, दर्दनाक रूप में देखना उसके लिए असहनीय था। नहीं सर, हम आपको कभी नहीं भूले, वह सिसकते हुए बोली। आकृति का सिर धीरे से उनकी ओर घूमा और जो चेहरा उन्हें दिखा वह वर्मा सर का तो था, पर उनकी आंखों में स्नेह की जगह एक असीम पीड़ा और खालीपन था, जैसे कोई खोई हुई आत्मा अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही हो। उस चेहरे पर इतना दर्द था कि बाकी तीनों की आंखों में भी डर के साथ साथ एक अजीब सी करुणा उतर आई। वे भागना चाहते थे, पर उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी ऑफिस की मेज पर रखी वर्मा सर की पुरानी डायरी अपने आप खुली और उसके पन्ने तेजी से फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें पलट रहा हो। पन्ने एक खास तारीख पर आकर रुके। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, मुझे पता है वे क्या चाहते हैं। यह स्कूल, यह जमीन, यह सिर्फ मिट्टी नहीं, यह एक जाल है और मैं इसमें फंस गया हूं। मुझे बचाओ। और इसके ठीक नीचे खून जैसे लाल रंग से एक अजीब सा, भयानक प्रतीक बना हुआ था, जो किसी प्राचीन शैतानी तंत्र का हिस्सा लग रहा था। अचानक कमरे की बत्तियां तेजी से जलने बुझने लगी और वर्मा सर की आकृति और भयावह होती गई। उनका शरीर ऐंठने लगा और उनकी आवाज बदल गई। अब वह एक नहीं
बल्कि कई मिलीजुली कर्कश आवाजों का समूह थी जो चीख रही थी, कोई नहीं बचेगा, यह जगह हमारी है। छात्रों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ वर्मा सर की आत्मा नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा खतरनाक, जिसने वर्मा सर को अपने वश में कर लिया था। वर्मा सर की आत्मा मानो उस शैतानी ताकत से जूझ रही थी, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हार रही थी। एक पल के लिए उन्हें वर्मा सर का असली दर्दनाक चेहरा दिखा, पर उनके होठों से एक शब्द निकला, भागो। चारों छात्र जैसे तैसे अपनी जान बचाकर ऑफिस से बाहर भागे। उनके पीछे ऑफिस का दरवाजा जोर से बंद हुआ और एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। वे स्कूल से बाहर निकल आए, हांफते हुए, कांपते हुए, एक दूसरे को अविश्वसनीय नजरों से देखते हुए। क्या यह सच था या उनके दिमाग का फितूर? वह डायरी, वह प्रतीक, वर्मा सर की चेतावनी और वह भयानक बहु आवाज वाली चीख। उन्हें समझ आ गया था कि सेंट जेवियर स्कूल अब वह सुरक्षित जगह नहीं रही जिसे वे जानते थे। एक अनकहा, अनदेखा खतरा उसके हर कोने में मंडरा रहा था। वर्मा सर की आत्मा आखिर क्या कहना चाहती थी? वह प्राचीन प्रतीक किसका था और वे कौन थे जिनका जिक्र डायरी में था? क्या वे वर्मा सर की आत्मा को उस शैतानी ताकत से मुक्त करा पाएंगे या वह खुद अगले शिकार बनेंगे? इन सवालों का जवाब उन्हें ढूंढना ही होगा, क्योंकि अब यह सिर्फ स्कूल का नहीं, उनकी अपनी जान का सवाल था। पिछली रात का खौफ अभी भी रोहन, प्रिया, समीर और अंजलि के जहन में किसी ताजा जख्म की तरह रिस रहा था। प्रिंसिपल वर्मा के ऑफिस में जो उन्होंने देखा और महसूस किया, वह किसी बुरे सपने से भी बदतर था। घर पहुंचकर भी किसी की आंखों में नींद नहीं थी। प्रिया, जो वर्मा सर के सबसे करीब थी, सारी रात उनके उस दर्दनाक विकृत चेहरे को याद करके सिसकती रही। वर्मा सर, जिन्होंने हमेशा उसे हौसला दिया था, आज खुद एक भयानक कैद में थे और उनकी आखिरी चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, भागो। अगली सुबह स्कूल जाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, मानो शहर भी उनके डर में शरीक हो। चारों कैफेटेरिया के एक कोने में मिले उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे बन गए थे। हमें कुछ करना होगा, समीर ने दबी आवाज में कहा। उसकी आवाज में डर के साथ एक अजीब सी दृढ़ता थी। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वर्मा सर, वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। रोहन, जो ग्रुप में सबसे प्रैक्टिकल माना जाता था, सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन क्या? वह डायरी, वह निशान और वह भयानक आवाजें, ये सब हमारी समझ से परे है। अंजलि, जो अब तक खामोश थी, कांपते हुए बोली, मुझे वापस उस ऑफिस के पास भी नहीं जाना। ऐसा लग रहा था जैसे वह चीज हमें देख रही थी, हमें महसूस कर रही थी। प्रिया ने गहरी सांस ली। उसके मन में वर्मा सर की तस्वीर घूम रही थी। एक तरफ उनका मुस्कुराता, स्नेहमयी चेहरा और दूसरी तरफ वह पीड़ा और निराशा से भरा भयानक रूप। अंजलि ठीक कह रही है, उसने कहा, लेकिन अगर हम डर गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वर्मा सर के साथ क्या हुआ था या वह हमसे क्या कहना चाहते थे। और अगर उनकी आत्मा वाकई किसी चीज में फंसी है तो शायद हम ही उनकी मदद कर सकते हैं। उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द और संकल्प था। वर्मा सर के लिए उसका स्नेह उसके डर पर हावी हो रहा था। काफी देर तक बहस और एक दूसरे को हिम्मत दिलाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे उस रहस्यमयी प्रतीक और डायरी में लिखी बातों का अर्थ खोजने की कोशिश करेंगे। पहला कदम था स्कूल की लाइब्रेरी। शायद वहां स्कूल के इतिहास या स्थानीय लोक कथाओं से जुड़ी कोई किताब मिल जाए जिसमें उस प्रतीक का जिक्र हो। लाइब्रेरी पहले जैसी ही शांत थी, लेकिन आज उसकी खामोशी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी।
धूल भरी किताबों की गंध में जैसे किसी अनदेखे डर की महक खुल गई थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उन्हें घूरती हुई सी लग रही थीं। उन्होंने प्रतीक का एक कच्चा सा स्केच बनाया था। पहले तो उन्होंने ऑनलाइन खोजने की कोशिश की, पर वह प्रतीक इतना अजीब और अपरिचित था कि इंटरनेट पर भी उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। कुछ धुंधले संदर्भ जो अलग अलग प्राचीन और अप्रामाणिक तंत्र मंत्र की विद्याओं से जुड़े थे, उन्हें और उलझा रहे थे। वे सीधे स्कूल की लाइब्रेरियन मिसेस डिसूजा के पास पहुंचे। मिसेस डिसूजा एक अधेड़ उम्र की सख्त मिजाज महिला थी, जिनकी नजरों में हमेशा एक तरह की उदासीनता रहती थी। मैम, क्या हमें स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स या स्थानीय इतिहास से जुड़ी कुछ किताबें मिल सकती है? प्रिया ने हिम्मत करके पूछा। मिसेस डिसूजा ने बिना नजरें उठाए कहा, पुराने रिकॉर्ड्स प्रिंसिपल ऑफिस के स्टोर रूम में है और वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है, और स्थानीय इतिहास पर ऐसी कोई खास किताब यहां नहीं है। उनका लहजा रूखा और टालने वाला था। लेकिन मैम, यह बहुत जरूरी है, समीर ने जोर देकर कहा। हमें एक खास प्रतीक के बारे में जानकारी चाहिए। उसने स्केच उनकी तरफ बढ़ाया। मिसेस डिसूजा ने एक पल के लिए उस स्केच को देखा और एक क्षण के लिए छात्रों को लगा जैसे उनके चेहरे पर कोई अनजाना भाव कौंधा हो, डर का या शायद पहचान का। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा वापस वैसा ही सपाट हो गया। मैंने ऐसा कोई प्रतीक पहले कभी नहीं देखा, उन्होंने लापरवाही से कहा और अपने काम में लग गईं। और अब तुम लोग जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है। उनका यह रवैया चारों को और भी संदिग्ध लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मिसेस डिसूजा कुछ छिपा रही हो। क्या वह उस प्रतीक को पहचानती थी? क्या स्कूल का कोई ऐसा राज था जिसे वह दबाना चाहती थी? क्लासेस के दौरान भी उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। हर आहट पर वे चौंक जाते, हर परछाई उन्हें किसी अनिष्ट की सूचना देती। स्कूल का हर कोना अब उन्हें भयावह लगने लगा था। दोपहर में जब वे कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो उन्हें प्रिंसिपल के बंद ऑफिस के पास से फिर वही अजीब सी बर्फीली ठंडक महसूस हुई। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। उसने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद वे फिर मिले। निराशा उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। अब क्या करें? रोहन ने पूछा। लाइब्रेरी से तो कोई मदद नहीं मिली। मुझे लगता है, प्रिया ने धीरे से कहा, हमें वर्मा सर के ऑफिस में एक बार और जाना होगा। वह डायरी, शायद उसमें और भी कुछ लिखा हो। और वह प्रतीक, वह उनकी मेज पर रखे किसी पेपरवेट या किसी पुरानी किताब पर भी हो सकता है। यह ख्याल ही सबके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। लेकिन वर्मा सर की आत्मा को शांति दिलाने और इस रहस्य को सुलझाने की उनकी इच्छा उनके डर से ज्यादा मजबूत साबित हो रही थी। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई, रात को स्कूल में घुसने की। उन्हें पता था कि यह कितना जोखिम भरा हो सकता है। पकड़े जाने पर उन्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता था, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। समीर के एक दोस्त का भाई स्कूल में रात का चौकीदार था और समीर को उम्मीद थी कि वह उसे कुछ देर के लिए बातों में उलझाकर या कोई बहाना बनाकर अंदर घुसने का रास्ता बना लेगा। रात के करीब 11 बजे जब पूरा शहर सो रहा था और स्कूल किसी भूता हवेली की तरह वीरान पड़ा था, वे चारों स्कूल की पिछली दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए। चांदनी रात थी, लेकिन स्कूल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और इमारतों की परछाइयां हर चीज को और भी रहस्यमयी और डरावना बना रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ उनके तेज धड़कते दिलों की आवाज और पत्तों की सरसराहट ही तोग रही थी। समीर चौकीदार को बातों में लगाने में कामयाब हो गया, जबकि रोहन, प्रिया और अंजलि दबे पांव प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़े। कॉरिडोर में घना अंधेरा था और उनके मोबाइल की टॉर्च की रोशनी कांपती हुई परछाइयां बना रही थी। हर आहट पर वे चौंक जाते, हर आवाज उन्हें किसी अनिष्ट का संकेत लगती। प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा अभी भी थोड़ा सा खुला हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछली रात छोड़ा था।
अंदर कदम रखते ही वही बर्फीली ठंडक और एक अजीब सी सड़ी हुई सी गंध ने उनका स्वागत किया। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी, बस उनकी सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे वर्मा सर की वह भयानक आकृति अभी भी उस कुर्सी पर बैठी उन्हें घूर रही होगी। रोहन ने टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर डाली। वह खाली थी। एक पल के लिए उन्हें राहत महसूस हुई। उन्होंने जल्दी से मेज की तलाशी लेनी शुरू की। वही डायरी मेज पर पड़ी थी। प्रिया ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पिछली बार जहां पन्ने रुके थे, उसके आगे के कुछ पन्ने खून जैसे लाल रंग से सने हुए थे। उन पर कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उससे पहले के पन्नों पर वर्मा सर की हैंडराइटिंग में कुछ नोट्स लिखे थे। वे नोट्स स्कूल की जमीन के इतिहास से जुड़े थे। वर्मा सर ने लिखा था कि यह स्कूल जिस जमीन पर बना है, वह सदियों पहले एक प्राचीन विस्मृत समुदाय का पूजा स्थल था, जो किसी अज्ञात अंधकारमयी शक्ति की उपासना करते थे। उस समुदाय के लोग भयानक और क्रूर रस्में निभाते थे, जिनमें इंसानी बलि भी शामिल थी। वर्मा सर ने यह भी लिखा था कि उन्हें शक है कि उस समुदाय के कुछ वंशज आज भी मौजूद हैं और वे उस अंधकारमयी शक्ति को फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वह प्रतीक, वह उसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, रोहन ने फुसफुसाया। इंसानी बलि हमारी स्कूल की जमीन पर? अंजलि डर के मारे प्रिया से सट गई। इसका मतलब वर्मा सर को यह सब पता था? हाँ, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, और शायद इसीलिए वे वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर उन्हें एक और चौंकाने वाली बात मिली। वर्मा सर ने लिखा था, वे मुझे देख रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि मैं उनके राज जान गया हूं। स्कूल के अंदर ही कोई है जो उनकी मदद कर रहा है। मुझे उस गुप्त स्थान को ढूंढना होगा, जहां सब कुछ शुरू हुआ था, जहां वह शक्ति सबसे ज्यादा केंद्रित है। शायद तखाने में। तखाना? समीर, जो अभी अभी चौकीदार को चकमा देकर लौटा था, ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। स्कूल में तखाना भी है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मुझे भी नहीं पता था, रोहन ने कहा। लेकिन अगर वर्मा सर ने लिखा है तो जरूर होगा। अचानक कमरे में तापमान और तेजी से गिरने लगा। उनके मुंह से भाप निकलने लगी। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी, और फिर उन्हें वह आवाज सुनाई दी, वही धीमी दर्दनाक फुसफुसाहट जो वर्मा सर की थी, मगर उसमें अब एक अजीब सी चेतावनी थी। तखाना नहीं, वहां मत जाना, खतरा, बहुत बड़ा खतरा। और फिर आवाज बदल गई। वही कई मिली जुली कर्कश आवाजें जो पिछली रात उन्होंने सुनी थी, कमरे में गूंजने लगी। तुम सब भी उसी रास्ते पर हो जिस पर वह था। अब कोई नहीं बचेगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें जोर जोर से हिलने लगी। मेज पर रखे कागज हवा में उड़ने लगे। वर्मा सर की कुर्सी तेजी से घूमने लगी। एक भयानक अदृश्य शक्ति कमरे में महसूस हो रही थी। अंजलि जोर से चीख पड़ी। उसे लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसके कंधे को छुआ हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके कंधे पर कपड़ों के ऊपर 5 उंगलियों के गहरे लाल निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से जकड़ा हो। उन निशानों से एक अजीब सी जलन हो रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, रोहन चिल्लाया। वे चारों बदहवास होकर ऑफिस से बाहर भागे। उनके पीछे ऑफिस का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया, और अंदर से एक अट्टहास भरी हंसी सुनाई दी। एक सुनसान गली में रुककर वे हाफने लगे। अंजलि के कंधे पर बने निशान अब और भी गहरे और काले पड़ चुके थे। डर और दहशत से उसका बुरा हाल था। यह क्या था? वह सिसकते हुए बोली। उसने मुझे छुआ, मुझे सच में छुआ। प्रिया ने उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की, पर वह खुद भी बुरी तरह कांप रही थी। वर्मा सर की चेतावनी, वह प्राचीन शक्ति, स्कूल की जमीन का काला इतिहास, और अब यह सीधा हमला, यह सब उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। वर्मा सर हमें तहखाने में जाने से रोक रहे थे, समीर ने हाफते हुए कहा। लेकिन वह दूसरी आवाज,
वह चाहती है कि हम वहां जाएं, या शायद वह हमें डरा रही है ताकि हम सच का पता न लगा सके। और डायरी में लिखा था कि स्कूल के अंदर ही कोई उनकी मदद कर रहा है। रोहन ने कहा। उसकी आंखों में एक नई चिंता थी। इसका मतलब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी प्रिया को कुछ याद आया। मिस्टर भास्कर, स्कूल के पुराने सफाई कर्मचारी, वे हमेशा अजीब तरह से हमें घूरते रहते हैं। और आज सुबह जब हम लाइब्रेरी के पास थे तो मुझे लगा जैसे वे हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है वे इसमें शामिल हो सकते हैं? समीर ने पूछा। कह नहीं सकती, प्रिया ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखों में मैंने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया। शायद वे कुछ जानते हों। यह एक बहुत ही कमजोर सी उम्मीद थी, लेकिन इस वक्त उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्कूल के रहस्यों को जानता हो, जो उन्हें उस तहखाने तक पहुंचने में मदद कर सके या फिर उन्हें उस भयानक शक्ति से बचा सके। लेकिन एक बात तो तय थी, सेंट जेवियर स्कूल अब उनके लिए सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं रह गया था। वह एक रणभूमि बन चुका था, जहां एक प्राचीन शैतानी ताकत अपना जाल फैला रही थी, और वे अनजाने में ही इस खूनी खेल का हिस्सा बन चुके थे। वर्मा सर की आत्मा उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह शैतानी ताकत और उसके मददगार हर कदम पर उन्हें मौत के और करीब धकेल रहे थे। पिछली रात के हमले के बाद अंजलि के कंधे पर बने वो भयानक निशान गहरे बैंगनी रंग के हो चुके थे, और उनमें लगातार जलन हो रही थी, जैसे किसी ने जलता हुआ लोहा रख दिया हो। डर और दर्द से उसका बुरा हाल था। रोहन, प्रिया और समीर भी उस रात के खौफ से उबर नहीं पाए थे। स्कूल अब उनके लिए किसी प्रेत बाधित किले जैसा बन गया था, जिसके हर कोने में मौत का साया मंडरा रहा था। लेकिन वर्मा सर की आत्मा को शांति दिलाने और इस भयानक रहस्य की तह तक पहुंचने का उनका संकल्प अब और भी मजबूत हो गया था। अगली सुबह स्कूल में हर कोई अजीब तरह से शांत था, जैसे किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी हो। अंजलि ने अपने कंधे को स्कार्फ से ढक रखा था, लेकिन उस जलन से उसका ध्यान किसी भी चीज पर नहीं लग रहा था। प्रिया ने मिस्टर भास्कर को ढूंढने की जिम्मेदारी ली। मिस्टर भास्कर स्कूल के सबसे पुराने सफाई कर्मचारियों में से एक थे। एक दुबले पतले खामोश रहने वाले व्यक्ति, जिनकी झुकी हुई कमर और उदास आंखें देखकर लगता था जैसे उन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हों। वे अक्सर स्कूल के सुनसान कोनों में अकेले काम करते हुए पाए जाते थे। मीब और छात्रों से बहुत कम बात करते थे। प्रिया को मिस्टर भास्कर स्कूल के पिछले हिस्से में पुराने और इस्तेमाल ना होने वाले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम के पास झाड़ू लगाते हुए मिले। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके उनके पास पहुंची। मिस्टर भास्कर, प्रिया ने धीरे से आवाज दी। मिस्टर भास्कर ने चौंककर ऊपर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए वही अजीब सी चमक कौंधी जो प्रिया ने पहले भी देखी थी। एक तरह की सतर्कता और डर। क्या है बेटी? उनकी आवाज धीमी और खुरदरी थी। हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे सर, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। प्रिंसिपल वर्मा सर के बारे में। वर्मा सर का नाम सुनते ही मिस्टर भास्कर के हाथ कांपने लगे और उनके हाथ से झाड़ू छूटकर गिर गई। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया, पर उनकी घबराहट प्रिया से छिपी नहीं रही। क्या पूछना है उनके बारे में? उन्होंने नजरें झुकाते हुए कहा। वे तो अब नहीं रहे। हम जानते हैं, प्रिया ने कहा, लेकिन उनकी मौत वैसी नहीं थी जैसी सबको लगती है। स्कूल में कुछ अजीब हो रहा है सर, कुछ बहुत बुरा। मिस्टर भास्कर ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठा रहे हो। वे कुछ देर तक खामोश रहे, फिर धीमी कांपती आवाज में बोले, मुझे पता था कि यह दिन आएगा। प्रिया हैरान रह गई। आपको पता था? क्या मतलब? मिस्टर भास्कर ने चारों ओर देखा, जैसे ये सुनिश्चित कर रहे हो कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर उन्होंने प्रिया को और पास आने का इशारा किया। यह स्कूल, यह जगह शापित है बेटी, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा।
कई सालों से, पीढ़ियों से वर्मा सर पहले नहीं हैं और शायद आखिरी भी नहीं होंगे। लेकिन यह कैसा शाप है और वर्मा सर के साथ क्या हुआ था? प्रिया ने उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव से पूछा। वर्मा सर बहुत अच्छे इंसान थे। मिस्टर भास्कर की आंखों में नमी आ गई। वे इस स्कूल को, बच्चों को बचाना चाहते थे। उन्हें इस जगह के काले राज पता चल गए थे। वे उस शैतानी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे जो इस स्कूल की नींव में दबी है। शैतानी ताकत? समीर, रोहन और अंजलि, जो छिपकर उनकी बातें सुन रहे थे, अब सामने आ गए। मिस्टर भास्कर उन्हें देखकर चौंके नहीं, जैसे उन्हें उनके वहां होने का अंदेशा हो। हाँ, उन्होंने कहा, एक प्राचीन भूखी शक्ति जो जिंदगियां लेती है, आत्माओं को कैद करती है। उन्होंने अंजलि के कंधे की तरफ देखा, जहां स्कार्फ के नीचे से निशान की हल्की सी झलक दिख रही थी। ये उसी की निशानी है। वह तुम्हें चुन चुकी है। अंजलि के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में हताशा थी। हम तो बस छात्र हैं। मिस्टर भास्कर ने एक पल के लिए उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद की किरण झलकी। शायद तुम कुछ कर सकते हो। वर्मा सर ने भी यही सोचा था। उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया था, उस शक्ति को कमजोर करने का, या शायद उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। लेकिन वे अकेले थे और वे बहुत ताकतवर है। वे कौन है? प्रिया ने पूछा। उसे वर्मा सर की डायरी की बातें याद आ गईं। स्कूल के कुछ लोग जो उस शक्ति की पूजा करते हैं, जो उसे और मजबूत बनाते हैं। मिस्टर भास्कर ने घृणा से कहा। वे कई सालों से इस स्कूल में हैं, अपनी पहचान छिपाए हुए। वे वर्मा सर को रास्ते से हटाना चाहते थे क्योंकि वे उनके राह के बहुत करीब पहुंच गए थे। मिसेस डिसूजा, समीर ने अचानक कहा। लाइब्रेरियन, उन्होंने हमसे उस प्रतीक के बारे में झूठ बोला था। मिस्टर भास्कर ने सिर हिलाया। हो सकता है। वे बहुत चालाक हैं। वे कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वर्मा सर ने अपनी डायरी में तहखाने का जिक्र किया था, प्रिया ने बताया। क्या आप जानते हैं वह कहाँ है? मिस्टर भास्कर का चेहरा पीला पड़ गया। तहखाना? हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन वह जगह बहुत खतरनाक है। वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। वर्मा सर भी वहीं गए थे और वापस नहीं लौटे। लेकिन हमें जाना होगा, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। शायद वहीं हमें कोई सुराग मिले, कोई तरीका मिले वर्मा सर की आत्मा को बचाने का, और खुद को भी। मिस्टर भास्कर कुछ देर तक खामोश रहे। उनके चेहरे पर द्वंद्व साफ झलक रहा था। फिर उन्होंने एक गहरा फैसला किया। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वो शक्ति तहखाने में सबसे ज्यादा मजबूत है और वे भी तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मिस्टर भास्कर ने उन्हें बताया कि तहखाने का रास्ता स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में बॉयलर रूम के पीछे एक छिपे हुए दरवाजे से जाता है। वो दरवाजा सालों से बंद था और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि तहखाने में अजीब गरीब और डरावनी चीजें हो सकती हैं और उन्हें अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। उस रात जब स्कूल पूरी तरह सुनसान हो गया, वे चारों मिस्टर भास्कर से स्कूल के पीछे के गेट पर मिले। मिस्टर भास्कर के हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई टॉर्च और लोहे की एक छड़ थी। उनके चेहरे पर घबराहट और दृढ़ता का मिला जुला भाव था। तैयार हो? उन्होंने पूछा। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में डर और उम्मीद की लहरें उठ रही थीं। उन्होंने सिर हिलाया। मिस्टर भास्कर उन्हें चुपचाप स्कूल के सबसे पुराने विंग की तरफ ले गए। यह हिस्सा सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा था और पूरी तरह जर्जर हो चुका था। दीवारों पर जाले लगे थे और हवा में सीलन और धूल की तेज गंध थी। हर कदम पर चरमराती हुई आवाजें आ रही थीं, जो उनके डर को और बढ़ा रही थीं। वे बॉयलर रूम के पास पहुंचे, जो किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। बड़े बड़े जंग लगे बॉयलर अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़े थे।
मिस्टर भास्कर ने उन्हें एक दीवार के पास ले जाकर एक खास जगह पर धक्का दिया। दीवार का एक हिस्सा खड़खड़ाता हुआ अंदर की तरफ धंस गया और एक तंग अंधेरा रास्ता नजर आया जिससे नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। यह है तहखाने का रास्ता, मिस्टर भास्कर ने कांपती आवाज में कहा। इसके आगे मैं नहीं जा सकता। वर्मा सर ने मुझे यही इंतजार करने को कहा था। लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। उनकी आंखों में आंसू थे। आप चिंता मत कीजिए सर, प्रिया ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। हम वर्मा सर को ढूंढ लेंगे। चारों ने अपनी मोबाइल टॉर्च जलाई और उस अंधेरे रास्ते में कदम रखा। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई। सीढ़ियां पुरानी और टूटी फूटी थीं और हर कदम पर उनके टूटने का डर था। नीचे उतरते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी कब्र में उतर रहे हो। आखिरकार सीढ़ियां खत्म हुईं और वे एक बड़े गुफानुमा कमरे में पहुंचे। यह तहखाना था। छत बहुत नीची थी और दीवारों से पानी रिस रहा था। हवा में एक असहनीय ठंडक थी। कमरे के बीचों बीच पत्थर का एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था जिस पर वही भयानक प्रतीक खुदा हुआ था जो उन्होंने वर्मा सर की डायरी में देखा था। चबूतरे के चारों ओर अजीबोगरीब नुकीली चीजें और सूखी हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यह तो किसी बलि वेदी जैसा लग रहा है, रोहन ने कांपती आवाज में कहा। तभी उन्हें एक धीमी दर्दनाक कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज चबूतरे के पीछे से आ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। चबूतरे के पीछे दीवार से जंजीरों से बंधे हुए प्रिंसिपल वर्मा की आत्मा थी। लेकिन यह वह भयानक विकृत रूप नहीं था जो उन्होंने ऑफिस में देखा था। यह वर्मा सर का असली दर्दनाक चेहरा था। उनकी आंखों में असीम पीड़ा और निराशा थी। उनका शरीर पारदर्शी था और हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। सर, प्रिया चीख पड़ी। वर्मा सर की आत्मा ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की चमक आई। फिर वे दर्द से कराह उठे। तुम सब यहां क्यों आए? उनकी आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे दूर से आ रही हो। यहां खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। भागो, यहां से भागो। हम आपको बचाने आए हैं सर, समीर ने कहा। हमें पता है आप बेकसूर हैं। तभी कमरे में हवा तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। पत्थर के चबूतरे पर खुदा हुआ प्रतीक चमकने लगा और से एक भयानक लाल रोशनी निकलने लगी। दीवारों पर अजीबोगरीब परछायां नाचने लगी और फिर उन्हें वह आवाज सुनाई दी, वही कई मिली जुली कर्कश आवाजें जो अब पहले से भी ज्यादा भयानक और ताकतवर लग रही थी। मूर्ख बच्चे, तुम सब यहां अपनी मौत के लिए आए हो। ये जगह हमारी है और ये आत्मा भी हमारी है। चबूतरे के चारों ओर बिखरी हड्डियां खड़खड़ाने लगी और जमीन से धुएं जैसी काली आकृतियां उभरने लगी, जिनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वे आकृतियां धीरे धीरे छात्रों की तरफ बढ़ने लगी। अंजलि डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। रोहन और समीर भी बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन प्रिया वर्मा सर की तरफ देख रही थी, जिनकी आंखों में अब भी उन्हें बचाने की तड़प थी। हमें कुछ करना होगा, प्रिया चिल्लाई। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अचानक वर्मा सर की आत्मा ने अपनी सारी बची खुची ताकत लगाकर जंजीरों को खींचने की कोशिश की। डायरी में एक मंत्र है उस शक्ति को रोकने का। उसे पढ़ो जल्दी। उनकी आवाज टूट रही थी। प्रिया को याद आया कि वर्मा सर की डायरी अभी भी उसके बैग में थी। उसने कांपते हाथों से डायरी निकाली और जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगी। वह शैतानी प्रतीक वाले पन्ने के ठीक पीछे एक छोटे से मुश्किल से पढ़े जाने वाले अक्षरों में एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यह क्या है?
रोहन ने पूछा, उन काली आकृतियों से बचने की कोशिश करते हुए जो अब उनके बहुत करीब आ चुकी थी। मुझे नहीं पता, प्रिया ने घबराते हुए कहा, लेकिन हमें इसे पढ़ना होगा। लेकिन जैसे ही इसने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया, तहखाने में एक भयानक चीख गूंजी। चबूतरे पर खड़ा एक लंबा काला साया जिसकी आंखें जल रही थी, उनकी तरफ घूमा। वह मुख्य शैतानी ताकत थी। नहीं, वह साया गुर्राया, तुम इसे नहीं रोक सकते। तहखाने में मौत का सन्नाटा पसर गया था, जिसे सिर्फ प्रिया की कांपती हुई आवाज तोड़ रही थी, जो वर्मा सर की डायरी से उस प्राचीन रहस्यमयी मंत्र का पाठ कर रही थी। काली ऊर्जा की लहर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी और एक पल के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वह काली ऊर्जा प्रिया को छूने ही वाली थी, वर्मा सर की जंजीरों से बंधी आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से एक चीख मारी। उस चीख में दर्द था, गुस्सा था और अपने छात्रों को बचाने की एक हताश कोशिश थी। एक अदृश्य शक्ति वर्मा सर की आत्मा से निकली और उस काली ऊर्जा से टकरा गई। एक तेज धमाका हुआ और तहखाने की दीवारें हिल गई। काली ऊर्जा पीछे हट गई, लेकिन वर्मा सर की आत्मा और भी ज्यादा पारदर्शी और कमजोर हो गई। सर, प्रिया चीख पड़ी, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उसकी आवाज अब और भी दृढ़ हो गई थी। रोहन और समीर उन काली धुएं जैसी आकृतियों से जूझ रहे थे जो उन पर लगातार हमले कर रही थी। अंजलि डर के मारे कोने में दुबकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा भी था। उसके कंधे पर बने निशान अब किसी जलते हुए अंगारे की तरह चमक रहे थे और उसे असहनीय पीड़ा दे रहे थे। जैसे जैसे प्रिया मंत्र के अंतिम शब्दों तक पहुंच रही थी, पत्थर के चबूतरे पर बना शैतानी प्रतीक और तेजी से चमकने लगा और उससे निकलने वाली लाल रोशनी और भी भयानक होती जा रही थी। मुख्य शैतानी साया, जो अब और भी विकराल रूप ले चुका था, गुस्से से दहाड़ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि यह मंत्र उसकी शक्ति को कमजोर कर रहा है। नहीं, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। वह साया चीखा और उसने अपनी पूरी ताकत से एक और हमला किया। इस बार काली ऊर्जा की कई लहरें एक साथ चारों छात्रों की तरफ बढ़ीं। रोहन और समीर, हम आ गए बच्चों, मिस्टर भास्कर चिल्लाए। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मिस्टर भास्कर और उनके साथी बहादुरी से उन काली आकृतियों और शैतानी साए पर टूट पड़े। तहखाने में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। मशालों की रोशनी में काली आकृतियां कमजोर पड़ने लगी और चीखती हुई पीछे हटने लगी। मिस्टर भास्कर ने अपनी लोहे की छड़ से शैतानी साए पर वार किया, जिससे वह कुछ पल के लिए पीछे हट गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर प्रिया ने मंत्र के अंतिम शब्द पढ़े। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, एक तेज सफेद रोशनी वर्मा सर की डायरी से निकली और पूरे तहखाने में फैल गई। शैतानी प्रतीक पर एक जोरदार धमाका हुआ और वह टूटकर बिखर गया। पत्थर का चबूतरा भी दरक गया। काली आकृतियां चीखती हुई धुएं में विलीन हो गई। मुख्य शैतानी साया एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा। उसका शरीर कांप रहा था और वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे कोई बुरा सपना मिट रहा हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगा, मैं हमेशा वापस आऊंगा। उसकी आवाज कमजोर होती गई और फिर पूरी तरह खामोश हो गई। तहखाने में अचानक शांति छा गई। सफेद रोशनी धीरे धीरे कम हुई। वर्मा सर की आत्मा को बांधने वाली जंजीरें टूटकर गिर गई। उनकी आत्मा अब पहले से ज्यादा शांत और प्रकाशमान लग रही थी। उन्होंने प्रिया, रोहन, समीर और अंजलि की तरफ देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह था। तुम सबने कर दिखाया। उनकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि शांति थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया और इस स्कूल को भी। सर, प्रिया की आंखों में आंसू थे। अब मेरा समय आ गया है, वर्मा सर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन याद रखना, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। बस हिम्मत और विश्वास बनाए रखना।
उनकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। तहखाने में अब सिर्फ छात्र मिस्टर भास्कर और उनके साथी बचे थे। वे सब थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर जीत की खुशी थी। अंजलि के कंधे पर बने निशान अब हल्के पड़ने लगे थे और जलन भी कम हो गई थी। ये खत्म हो गया, समीर ने अविश्वसनीयता से कहा। हाँ बेटा, मिस्टर भास्कर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम सब ने बहुत बहादुरी दिखाई। तभी रोहन की नजर तहखाने के एक कोने में पड़ी, जहां शैतानी प्रतीक के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। उन टुकड़ों के नीचे उसे एक छोटी सी पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब नजर आई। उसने उसे उठाया। उसके कवर पर वही शैतानी प्रतीक बना हुआ था, लेकिन ये वर्मा सर की डायरी से ज्यादा पुराना और भयानक लग रहा था। ये क्या है? प्रिया ने पूछा। जैसे ही रोहन ने उस किताब को खोला, उसके पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, खून जैसे लाल रंग से, मिसेस डिसूजा। सब चौंक गए। मिसेस डिसूजा? स्कूल की शांत सख्त मिजाज लाइब्रेरियन? ये उस शैतानी ताकत की उपासक थी? वो उनमें से एक थी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, समीर ने कहा। वो तो कितनी सामान्य लगती थी। शैतान अक्सर सामान्य इंसानों का ही रूप धरता है बेटा, मिस्टर भास्कर ने गहरी आवाज में कहा। वर्मा सर को उन पर शक था। उन्होंने अपनी डायरी में कुछ कोड वर्ड्स में लिखा था, जिसका मतलब मैं अब समझ पा रहा हूं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें स्कूल के पास आ रही थी। लगता है किसी ने पुलिस को खबर कर दी, मिस्टर भास्कर ने कहा। चलो, हमें यहां से निकलना चाहिए। वे सब तहखाने से बाहर निकले। स्कूल का माहौल अब पहले से हल्का और शांत लग रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जब वे प्रिंसिपल ऑफिस के पास से गुजरे, तो उन्हें वह बर्फीली ठंडक महसूस नहीं हुई। वर्मा सर की तस्वीर पर अभी भी माला चढ़ी हुई थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। पुलिस ने स्कूल को घेर लिया था। मिसेस डिसूजा को उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया जा रहा था। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। जब उन्हें ले जाया जा रहा था, तो उनकी नजर प्रिया और उसके दोस्तों पर पड़ी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों, उन्होंने धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा, जो सिर्फ उन्हें ही सुनाई दी। वह शक्ति कभी नहीं मरती, वह हमेशा वापस आने का रास्ता ढूंढ लेती है, और जब वह लौटेगी तो मैं भी लौटूंगी। उनकी यह बात सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सच था? क्या वह शैतानी ताकत सच में हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई थी? कुछ दिनों बाद स्कूल में सब कुछ सामान्य होने लगा। वर्मा सर की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और स्कूल उस भयानक साये से मुक्त हो चुका था। मिस्टर भास्कर को उनके साहस के लिए सम्मानित किया गया। रोहन, प्रिया, समीर और अंजलि हीरो बन चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी था। रोहन के पास अभी भी वह पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी, जिस पर मिसेस डिसूजा का नाम लिखा था। वह किताब क्या थी? उसमें क्या राज दफन थे? और मिसेस डिसूजा की वह आखिरी चेतावनी, क्या वह महज एक धमकी थी या उसमें कोई गहरी भयावह सच्चाई छिपी थी? अंतिम रहस्य अगले एपिसोड के लिए हुक। एक रात रोहन उस रहस्यमयी किताब को पढ़ रहा था। जैसे जैसे वह उसके पन्ने पलटता गया, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह उस प्राचीन शैतानी शक्ति की उपासना की विधि, उसके इतिहास और उसके अनुयायियों के बारे में थी। और फिर आखिरी पन्ने पर उसे एक नक्शा मिला, एक बहुत पुराना नक्शा कि सेंट जेवियर स्कूल की जमीन का नहीं, बल्कि शहर के नीचे बसे किसी प्राचीन भूमिगत सुरंगों के जाल का था। और उस नक्शे के केंद्र में एक निशान बना हुआ था, जो शैतानी प्रतीक से भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली लग रहा था। नक्शे के नीचे लिखा था, जहां से सब शुरू हुआ और जहां सब खत्म होगा। रोहन को एहसास हुआ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। वह शैतानी ताकत शायद स्कूल से तो चली गई है, लेकिन उसका असली स्रोत कहीं और है,
शहर के ठीक नीचे, और वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में वापस आ सकती है। और शायद मिसेस डिसूजा अकेली नहीं थी। सेंट जेवियर स्कूल में घटी भयानक घटनाओं को अब लगभग 3 महीने बीत चुके थे। प्रिंसिपल वर्मा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और मिसेस डिसूजा के शैतानी चेहरे के बेनकाब होने के बाद स्कूल का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। छात्र अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए थे और उस खौफनाक दौर की यादें धुंधली पड़ने लगी थी, कम से कम बाकी सबके लिए। लेकिन रोहन, प्रिया, समीर और अंजलि के लिए वह अनुभव उनके जहन में किसी अमिट स्याही की तरह छप चुका था। वे जानते थे कि उन्होंने जो देखा और महसूस किया वह कोई सपना नहीं था, और मिसेस डिसूजा की वह आखिरी डरावनी चेतावनी उनके कानों में अब भी गूंजती थी। वह शक्ति कभी नहीं मरती, वह हमेशा वापस आने का रास्ता ढूंढ लेती है। रोहन के पास अब भी वह पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी जो उन्हें तहखाने में मिसेस डिसूजा के सामान से मिली थी। वह किताब किसी जहरीले सांप की तरह उसे अपनी ओर खींचती थी। कई रातों तक उसने उसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, उसने आखिरकार उसे खोल ही लिया। जैसे जैसे वह उसके पन्ने पलटता गया, उसके रोंगाटे खड़े होते गए। वह किताब वास्तव में उस प्राचीन शैतानी शक्ति की उपासना की एक विस्तृत नियमावली थी। उसके इतिहास, उसकी शक्तियों और उसके अनुयायियों के गुप्त समाजों के बारे में। उसमें ऐसे ऐसे भयानक अनुष्ठानों का जिक्र था जिन्हें पढ़कर ही रोहन का खून जम गया। और फिर आखिरी पन्ने पर उसे वह नक्शा मिला, एक बहुत पुराना हाथ से बना नक्शा जो किसी पीले पड़ चुके चर्मपत्र पर खींचा गया था। यह सेंट जेवियर स्कूल की जमीन का नक्शा नहीं था, बल्कि उनके अपने शहर देवगढ़ के नीचे फैले किसी विशाल भूमिगत सुरंगों के जाल का था। नक्शे पर विभिन्न गलियारे, कक्ष और गुप्त रास्ते दर्शाए गए थे, और उसके ठीक केंद्र में एक बहुत ही जटिल और भयावह प्रतीक बना हुआ था। यह उस शैतानी प्रतीक से भी ज्यादा पुराना और शक्तिशाली लग रहा था जिसे उन्होंने स्कूल के तहखाने में देखा था। प्रतीक के नीचे प्राचीन कांपती हुई लिखावट में लिखा था, अधोलोक का हृदय, जहां से सब आरंभ हुआ और जहां सब समाप्त होगा। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह सच हो सकता था? क्या उनके शहर के नीचे एक और अनदेखी दुनिया बसी हुई थी? क्या वह शैतानी ताकत जिसे उन्होंने स्कूल से खदेड़ दिया था वास्तव में यही से आई थी और यही उसका असली स्रोत था? मिसेस डिसूजा की चेतावनी अब उसे सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि एक भयावह सच्चाई लग रही थी। अगले दिन रोहन ने प्रिया, समीर और अंजलि को वह नक्शा और किताब दिखाई। उन्हें भी उतना ही धक्का लगा। यह अविश्वसनीय है, समीर ने कहा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिला जुला भाव था। हमारे शहर के नीचे एक पूरा भूमिगत जाल, और यह प्रतीक, प्रिया ने उस भयावह निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह स्कूल वाले प्रतीक से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है, जैसे वह उसका मूल रूप हो। अंजलि, जो उस खौफनाक अनुभव के बाद से काफी शांत और सहमी हुई रहने लगी थी, उस नक्शे को देखकर कांप उठी। उसके कंधे पर बने निशान लगभग मिट चुके थे, लेकिन कभी कभी उसे वहां एक हल्की सी जलन महसूस होती थी, जैसे कोई भूली हुई याद उसे कुरेद रही हो। मुझे ये सब दोबारा नहीं करना, उसने धीमी आवाज में कहा। हम सब बाल बाल बचे थे। मैं समझता हूं अंजलि, रोहन ने कहा, लेकिन अगर ये सच है और वह शक्ति अभी भी वहां मौजूद है, तो वह कभी भी वापस आ सकती है। और इस बार शायद वह स्कूल तक ही सीमित न रहे, वह पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकती है। काफी सोचने विचारने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे इस नक्शे की सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं होंगे। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए थी जो शहर के इतिहास और उसकी गुप्त जगहों के बारे में जानता हो। मिस्टर भास्कर अब स्कूल से रिटायर हो चुके थे और शहर के बाहरी इलाके में
एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उन्होंने उनसे संपर्क करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद वे चारों साइकिलों पर सवार होकर मिस्टर भास्कर की झोपड़ी पहुंचे। झोपड़ी एक शांत हरी भरी जगह पर थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। मिस्टर भास्कर उन्हें देखकर हैरान हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी आई। तुम सब यहां कैसे? उन्होंने पूछा। रोहन ने उन्हें वह किताब और नक्शा दिखाया और अपनी चिंताओं के बारे में बताया। मिस्टर भास्कर ने ध्यान से नक्शे को देखा और उनके चेहरे का रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। अधोलोक का हृदय, उन्होंने कांपती आवाज में पढ़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने सोचा था यह सिर्फ एक किंवदंती है। आप इसके बारे में जानते हैं सर? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। मिस्टर भास्कर ने एक गहरी सांस ली। हाँ बेटी, बहुत पुरानी कहानियों में इसका जिक्र मिलता है। देवगढ़ शहर, जिसे आज हम देखते हैं, वह एक बहुत प्राचीन सभ्यता के खंडहरों पर बसा है। कहा जाता है कि उस सभ्यता के लोग किसी अंधकारमयी पाताली शक्ति की पूजा करते थे, और यह नक्शा ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई भूमिगत सुरंगों और पूजा स्थलों का हो सकता है। तो क्या वह शैतानी ताकत वहीं से आई थी? समीर ने पूछा। बहुत संभव है, मिस्टर भास्कर ने कहा। स्कूल शायद उस भूमिगत जाल का एक छोटा सा प्रवेश द्वार रहा हो, लेकिन उसका असली केंद्र वह कहीं और है, शहर के बहुत नीचे। मिस्टर भास्कर ने उन्हें बताया कि शहर के पुराने हिस्से में एक जर्जर और वीरान मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके नीचे एक गुप्त तहखाना है जो उन भूमिगत सुरंगों तक जाता है। लेकिन वह मंदिर सालों से बंद है और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह जगह शापित है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है बच्चों, मिस्टर भास्कर ने चेतावनी दी। अगर वह शक्ति वास्तव में वहां मौजूद है, तो वह स्कूल वाली ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर होगी। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा सर, रोहन ने दृढ़ता से कहा। अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मिस्टर भास्कर ने उनकी आंखों में वही संकल्प देखा जो उन्होंने स्कूल वाली घटना के समय देखा था। वे जानते थे कि ये बच्चे आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास कुछ पुराने औजार और नक्शे हैं जो शायद हमारे काम आ सके। लेकिन वादा करो, तुम सब बहुत सावधान रहोगे, और अगर खतरा ज्यादा बढ़ा तो तुम पीछे हट जाओगे। चारों ने वादा किया, हालांकि उनके दिलों में एक अनजाना डर और रोमांच एक साथ पनप रहा था। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने उस वीरान मंदिर और भूमिगत सुरंगों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। शहर की पुरानी लाइब्रेरी में उन्हें कुछ धुंधली पांडुलिपियां मिली, जिनमें उस प्राचीन सभ्यता और उनकी भयानक रस्मों का जिक्र था। उनमें यह भी लिखा था कि हर कुछ 100 सालों में ग्रहों की स्थिति एक खास तरह से संरेखित होती है, तो वह पाताली शक्ति सबसे ज्यादा जागृत होती है और अपने अनुयायियों के माध्यम से धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करती है। और वह खास ग्रहों की स्थिति कुछ ही हफ्तों में आने वाली थी। यह जानकर उनके होश उड़ गए। उनके पास समय बहुत कम था। अंजलि, जो पहले बहुत डरी हुई थी, अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे शहर की है। उसके कंधे का हल्का सा निशान उसे बार बार उस शैतानी ताकत की याद दिलाता था और उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर देता था। आखिरकार वह रात आ ही गई जब उन्होंने उस वीरान मंदिर में जाने का फैसला किया। मिस्टर भास्कर उनके साथ थे। रात अमावस्या की थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जिससे अंधेरा और भी गहरा हो गया था। मंदिर शहर के सबसे पुराने और सुनसान इलाके में था, जहां कोई आता जाता नहीं था। चारों ओर टूटी फूटी कब्रें और जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। मंदिर खुद भी किसी भूतिया खंडहर जैसा लग रहा था। उसकी दीवारें ढह रही थी और उस पर काई जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी और एक अनजानी खामोशी थी
जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। मिस्टर भास्कर के पास मंदिर का एक पुराना नक्शा था, जिसके अनुसार तहखाने का रास्ता मंदिर के गर्भगृह के नीचे होना चाहिए था। वे टॉर्च की रोशनी में सावधानी से मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था और चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और चूहों की सरसराहट उनके डर को और बढ़ा रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब विकृत मूर्तियां बनी हुई थीं, जिनकी आंखें उन्हें घूरती हुई सी लग रही थीं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें गर्भगृह के फर्श पर एक बड़ा सा चौकोर पत्थर मिला, जो बाकी पत्थरों से अलग लग रहा था। मिस्टर भास्कर और रोहन ने मिलकर उसे हटाने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन आखिरकार वह खिसक गया और उसके नीचे एक अंधेरी गहरी खाई नजर आई, जिससे नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थीं। वही सड़ी हुई गंध अब और भी तेज हो गई थी और नीचे से एक अजीब सी धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से उन्हें बुला रहा हो। यही है अधोलोक का प्रवेश द्वार, मिस्टर भास्कर ने कांपती आवाज में कहा। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। प्रिया ने गहरी सांस ली। हमें नीचे जाना होगा। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और एक एक करके उन खतरनाक सीढ़ियों पर उतरना शुरू किया। हर कदम उन्हें एक अनजानी भयावह दुनिया के और करीब ले जा रहा था। वे नहीं जानते थे कि नीचे उनका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात तय थी, यह उनके जीवन का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सफर होने वाला था। अगले एपिसोड में भूमिगत सुरंगों का जाल और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमयी साबित होता है। उन्हें प्राचीन जाल, भयानक जीव और उस शैतानी शक्ति के और भी खतरनाक अनुयायियों का सामना करना पड़ता है। क्या वे अधोलोक के हृदय तक पहुंच पाएंगे और वहां उनका क्या इंतजार कर रहा होगा? मिसेस डिसूजा की वापसी की संभावना और भी प्रबल होती जाती है और एक नया अनपेक्षित दुश्मन सामने आता है। अमावस्या की वह काली रात और भी भयानक होती जा रही थी। जैसे जैसे रोहन, प्रिया, समीर, अंजलि और मिस्टर भास्कर उस प्राचीन मंदिर के नीचे बनी सीढ़ियों से उतर रहे थे, हर कदम उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा था जो इंसानी कल्पना से भी परे थी। हवा में सीलन, सड़ांध और एक अजीब सी धात्विक गंध घुल गई थी। टॉर्च की कांपती रोशनी तंग चट्टानी दीवारों पर भयानक परछायां बना रही थी। नीचे से आने वाली धीमी फुसफुसाहटें अब और भी स्पष्ट हो रही थी, जैसे कई भूखी आत्माएं उन्हें अपनी ओर खींच रही हों। सीढ़ियां एक विशाल गुफानुमा कक्ष में जाकर खत्म हुई। यह कक्ष इतना बड़ा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी उसके दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पा रही थी। छत से पानी टपक रहा था और जमीन पर फिसलन थी। दीवारों पर अजीबोगरीब अज्ञात भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था और जगह जगह पर वही भयानक प्रतीक खुदे हुए थे जो उन्होंने नक्शे पर देखे थे। यह तो किसी नरक जैसी लग रही है, समीर ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। सावधान, मिस्टर भास्कर ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें नहीं पता यहाँ क्या छिपा हो सकता है। नक्शे के अनुसार उन्हें अधोलोक के हृदय तक पहुंचने के लिए कई सुरंगों और गलियारों से गुजरना था। यह भूमिगत जाल किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। हर मोड़ पर 2 या 3 रास्ते निकलते थे और हर रास्ता और भी ज्यादा अंधेरा और रहस्यमयी लगता था। कई बार उन्हें लगा कि वे भटक गए हैं, लेकिन मिस्टर भास्कर के अनुभव और नक्शे की मदद से वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक तंग गलियारे से गुजरते हुए अंजलि को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पीछे से उसके बालों को छुआ हो। उसने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे अपने कंधे के उस पुराने निशान पर फिर से वही जलन महसूस होने लगी जो अब तक शांत हो चुकी थी। क्या हुआ? प्रिया ने उसकी घबराहट देखकर पूछा। मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे है, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में डर था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। सिर्फ दीवारों पर उनकी अपनी लंबी विकृत परछाइयां थीं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े
गोलाकार कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक सूखा हुआ कुआं था, जिससे एक अजीब सी ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। कुएं के चारों ओर दीवारों पर मानव आकृतियों के कई भित्तिचित्र बने हुए थे। वे आकृतियां दर्द और पीड़ा में तड़प रही थीं और उनके चेहरे विकृत थे। यह भयानक है, रोहन ने कहा। उन भित्तिचित्रों को देखकर उसका मन घृणा से भर गया। तभी उन्हें कुएं के अंदर से एक धीमी खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों। उन्होंने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुआं हड्डियों से भरा हुआ था। इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां, पसलियां, हाथ पैर की हड्डियां एक दूसरे के ऊपर ढेर लगी हुई थी और उन हड्डियों के बीच उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आया। धीरे धीरे हड्डियों की उस ढेर से एक भयानक आकृति उभरने लगी। वह एक कंकाल था, लेकिन उसकी आंखों के गड्ढों में लाल रंग की रोशनी चमक रही थी और उसके दांत किसी नुकीले हथियार की तरह बाहर निकले हुए थे। उसने अपनी सूखी हड्डियों वाली उंगलियां उनकी तरफ बढ़ाई और एक कर्कश अमानवीय आवाज में गुर्राया। भागो! मिस्टर भास्कर चिल्लाए। वे चारों बदमाश होकर उस कक्ष से बाहर भागे। वह कंकालनुमा जीव भी कुएं से बाहर निकलकर उनके पीछे दौड़ा। उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट पूरी सुरंग में गूंज रही थी। वे गिरते पड़ते एक दूसरे को खींचते हुए भाग रहे थे। समीर का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। कंकाल उसके बहुत करीब आ चुका था। समीर! प्रिया चीखी। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी टॉर्च जोर से उस कंकाल के चेहरे पर मारी। कंकाल एक पल के लिए लड़खड़ाया और इसी बीच प्रिया और मिस्टर भास्कर ने समीर को उठाया और वे फिर से भागने लगे। वे एक और तंग गलियारे में घुस गए और किसी तरह उस कंकाल से पीछा छुड़ाने में कामयाब हुए। वे हाँफ रहे थे और उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। यह क्या था? समीर ने हाँफते हुए पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मुझे नहीं पता, मिस्टर भास्कर ने कहा, लेकिन यह जगह हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। जैसे जैसे वे और गहराई में उतरते जा रहे थे, सुरंगें और भी ज्यादा अजीबोगरीब और डरावनी होती जा रही थी। कहीं दीवारों से चिपचिपा काला तरल रिस रहा था, तो कहीं जमीन दलदली थी। हवा में फुसफुसाहटें और भी तेज हो गई थीं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार उन्हें देख रही हो, उनका पीछा कर रही हो। एक जगह उन्हें एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा मिला, जिस पर एक बहुत ही जटिल ताला लगा हुआ था। नक्शे के अनुसार अधोलोक का हृदय इसी दरवाजे के पीछे था, लेकिन ताला इतना पुराना और जंग लगा हुआ था कि उसे खोलना नामुमकिन लग रहा था। अब क्या करें? रोहन ने निराश होकर कहा। मिस्टर भास्कर ने ताले को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण ताला नहीं है। इसे खोलने के लिए किसी खास चाबी या तरीके की जरूरत होगी। तभी अंजलि को कुछ याद आया। स्कूल के तहखाने में जब प्रिया वर्मा सर की डायरी से मंत्र पढ़ रही थी, तो उस शैतानी प्रतीक के आसपास कुछ छोटे छोटे निशान बने हुए थे, जो इस ताले पर बने निशानों से मिलते जुलते थे। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और उन निशानों को एक खास क्रम में दबाने लगी, जैसा उसे याद आ रहा था। बाकी सब हैरान होकर उसे देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अंजलि, जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी, इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही अंजलि ने आखिरी निशान दबाया, ताले के अंदर से एक क्लिक की आवाज आई और भारी लोहे का दरवाजा एक तेज चरमराती हुई आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। तुमने कर दिखाया अंजलि, प्रिया ने खुशी से कहा। अंजलि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अनजाना डर था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई और शक्ति उसके अंदर से काम कर रही हो। उन्होंने दरवाजे को धकेला और अंदर कदम रखा।
वह कक्ष पिछले सभी कक्षों से बिल्कुल अलग था। वह बहुत बड़ा और भव्य था और उसकी दीवारें काले चमकदार पत्थर से बनी हुई थीं। उस क्रिस्टल की रोशनी में उन्हें कक्ष के चारों ओर कई मानव आकृतियां खड़ी हुई दिखाई दी। वे सब काले चौगे पहने हुए थीं और उनके चेहरे खुद से ढके हुए थे। वे उस क्रिस्टल की ओर मुंह करके खड़े थे, जैसे उसकी पूजा कर रहे हों। और फिर उन आकृतियों के बीच से एक जानी पहचानी आकृति सामने आई। उसके चेहरे से हुड हटा और उसे देखकर चारों के होश उड़ गए। वह मिसेस डिसूजा थी, लेकिन ये वह मिसेस डिसूजा नहीं थी जिसे वे जानते थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर शैतानी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक अजीब सा हड्डी का बना हुआ खंजर था। तो तुम सब आ ही गए बच्चों। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा गहरी और भयावह थी। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। तुम यहाँ कैसे? रोहन ने अविश्वसनीयता से पूछा। मैं हमेशा यही थी, मिसेस डिसूजा हंसी। यह मेरा असली घर है। वह स्कूल तो बस एक छोटा सा खेल था। असली शक्ति तो यहाँ है, इस अधोलोक के हृदय में। और अब जब ग्रहों की स्थिति सही हो चुकी है, यह शक्ति पूरी तरह जागृत होने वाली है और धरती पर हमारा राज होगा। उसके साथ खड़ी बाकी आकृतियां भी अब उनकी तरफ घूम गई। उनके चेहरों पर भी वही शैतानी भाव थे। वह उस प्राचीन शक्ति के अनुयायी थे जो सदियों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्रिया चिल्लाई। ओह प्यारी बच्ची, मैं तो बस शुरुआत कर रही हूं, मिसेस डिसूजा ने कहा। और तुम सब इस महान अनुष्ठान की पहली बलि बनोगे। उसने अपना हड्डी का खंजर उठाया और उसके साथी अनुयायी भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। रोहन, प्रिया, समीर, अंजलि और मिस्टर भास्कर चारों तरफ से घिर चुके थे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अधोलोक का हृदय और तेजी से धड़कने लगा था और उससे निकलने वाली ऊर्जा और भी ज्यादा तीव्र हो गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी अपनी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती जा रही हो और वो शैतानी ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। अगले एपिसोड में क्या हमारे हीरो मिसेस डिसूजा और उसके शैतानी अनुयायियों का सामना कर पाएंगे? अधोलोक के हृदय का असली रहस्य क्या है? क्या अंजलि के अंदर जागृत हो रही कोई अनजान शक्ति उनकी मदद करेगी? और क्या कोई अनपेक्षित सहयोगी इस अंतिम लड़ाई में उनकी सहायता के लिए आएगा? कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है, जहां दोस्ती, हिम्मत और बलिदान की असली परीक्षा होगी। अधोलोक के हृदय वाले उस भव्य भयावह कक्ष में तनाव चरम पर था। धड़कते हुए लाल क्रिस्टल से निकलती तीव्र ऊर्जा रोहन, प्रिया, समीर, अंजलि और मिस्टर भास्कर की हिम्मत को तोड़ रही थी। मिसेस डिसूजा और उसके काले चोगे पहने अनुयायी किसी भूखे भेड़िए की तरह उन्हें घेरे हुए थे। उनके चेहरों पर क्रूर विजय की मुस्कान थी। मिसेस डिसूजा के हाथ में चमकता हड्डी का खंजर किसी अशुभ संकेत की तरह लग रहा था। तुम्हारा खेल खत्म हो गया बच्चों, मिसेस डिसूजा की शैतानी आवाज कक्ष में गूंजी। अब तुम सब इस महान शक्ति के साक्षी बनोगे और फिर उसका हिस्सा। उसके अनुयायी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में भी अजीबोगरीब नुकीले हथियार थे। मिस्टर भास्कर ने अपनी लोहे की छड़ कसकर पकड़ ली, लेकिन वे जानते थे कि संख्या और शक्ति दोनों में वे कमजोर थे। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, रोहन ने अपनी कांपती आवाज को दृढ़ बनाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी अंजलि, जो अब तक डर और एक अजीब सी बेचैनी से जूझ रही थी, अचानक जोर से चीख पड़ी। उसके कंधे का निशान, जो पहले हल्का पड़ गया था, अब तेजी से फैलने लगा और एक चमकदार नीले रंग के प्रतीक में बदलने लगा। यह प्रतीक उस शैतानी लाल प्रतीक से बिल्कुल अलग, शुद्ध और शक्तिशाली लग रहा था। उसके शरीर से एक नीली आभा निकलने लगी और उसकी आंखें भी एक पल के लिए नीली चमक उठी। नहीं,
मिसेस डिसूजा उसे देखकर चौंक गई। यह कैसे हो सकता है? तुम तो। अंजलि को खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे अपने अंदर एक असीम ऊर्जा महसूस हो रही थी, एक ऐसी शक्ति जो शैतानी ताकत का मुकाबला कर सकती थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके हाथों से नीली ऊर्जा की किरणें निकलीं जो मिसेस डिसूजा के कुछ अनुयायियों से टकराईं। वे चीखते हुए पीछे हट गए। उनके काले चोगों से धुआं निकलने लगा। यह क्या हो रहा है? समीर ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता, प्रिया ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी थी। लेकिन शायद हमारे पास अभी भी एक मौका है। अंजलि की इस अप्रत्याशित शक्ति ने मिसेस डिसूजा को क्रोधित कर दिया। मूर्ख लड़की, तुम मुझे नहीं रोक सकती, वह चिल्लाई और उसने अपना हड्डी का खंजर अंजलि की तरफ फेंका। खंजर तेजी से अंजलि की तरफ बढ़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त रोहन ने फुर्ती दिखाते हुए अंजलि को धक्का दे दिया। खंजर अंजलि के पास से गुजर गया, लेकिन रोहन का कंधा उससे जख्मी हो गया। वह दर्द से कराह उठा। रोहन, प्रिया चीखी। मिस्टर भास्कर और समीर ने बाकी अनुयायियों से लड़ना शुरू कर दिया। मिस्टर भास्कर अपनी उम्र के बावजूद बहादुरी से लड़ रहे थे और समीर भी अपनी पूरी ताकत से उनका साथ दे रहा था, लेकिन अनुयायियों की संख्या ज्यादा थी और वे लगातार उन पर हावी हो रहे थे। प्रिया रोहन के जख्म को देखने के लिए झुकी, तभी उसकी नजर अधोलोक के हृदय उस धड़कते हुए लाल क्रिस्टल पर पड़ी। उसे वर्मा सर की डायरी की कुछ बातें याद आई, जिसमें लिखा था कि ऐसी शैतानी शक्तियों का एक स्रोत होता है और अगर उस स्रोत को नष्ट कर दिया जाए तो शक्ति भी खत्म हो जाती है। क्रिस्टल, प्रिया चिल्लाई, हमें उस क्रिस्टल को नष्ट करना होगा। लेकिन क्रिस्टल एक ऊंचे चबूतरे पर था और उसके चारों ओर मिसेस डिसूजा के सबसे शक्तिशाली अनुयायी पहरा दे रहे थे। अंजलि अपनी नई शक्ति से अभी भी जूझ रही थी, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि प्रिया सही कह रही है। उसने अपनी नीली ऊर्जा को क्रिस्टल की तरफ केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मिसेस डिसूजा बार बार उसके रास्ते में आ रही थी। तुम इस पवित्र हृदय को छू भी नहीं सकती। मिसेस डिसूजा कुर्राई और उसने अंजलि पर एक और हमला किया। कक्ष में भयानक लड़ाई छिड़ गई थी। एक तरफ शैतानी ताकत के भूखे उपासक थे और दूसरी तरफ कुछ गिने चुने इंसान जो मानवता को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। रोहन अपने जख्मी कंधे के बावजूद एक टूटी हुई चट्टान उठाकर अनुयायियों से लड़ रहा था। मिस्टर भास्कर और समीर बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। उसने देखा कि मिस्टर भास्कर बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े हैं और उनके हाथ में लोहे की वह छड़ अभी भी थी। प्रिया ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मिसेस डिसूजा के हमले के बीच से दौड़ लगाई और मिस्टर भास्कर के हाथ से वह छड़ छीन ली। प्रिया नहीं, रोहन चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया अपनी पूरी ताकत से उस ऊंचे चबूतरे की तरफ दौड़ी जिस पर अधोलोक का हृदय रखा हुआ था। मिसेस डिसूजा के अनुयायियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शहर के नागरिकों और अंजलि की नीली ऊर्जा ने उन्हें उलझाए रखा। प्रिया चबूतरे पर चढ़ गई। लाल क्रिस्टल उसके सामने धड़क रहा था और उससे निकलती ऊर्जा उसे जलाने की कोशिश कर रही थी। मिसेस डिसूजा भी उस तक पहुंचने ही वाली थी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की, वर्मा सर को याद किया, अपने दोस्तों को याद किया और अपनी पूरी ताकत से लोहे की वह छड़ उस धड़कते हुए लाल क्रिस्टल पर दे मारी। एक गान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। लाल क्रिस्टल लाखों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। उससे निकलने वाली शैतानी ऊर्जा एक भयानक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। कक्ष में एक तेज सफेद रोशनी फैली और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। मिसेस डिसूजा, जो क्रिस्टल की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने ही वाली थी, उस धमाके से झुलस गई। उसकी शैतानी शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह एक कमजोर बूढ़ी औरत की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था। उसके अनुयायी भी अपनी शक्ति खो चुके थे और दर्द से कराह रहे थे।
सफेद रोशनी जब कम हुई तो कक्ष का माहौल बदल चुका था। हवा में अब वह भारीपन और शैतानी ऊर्जा नहीं थी। सुरंगों से आने वाली फुसफुसाहटें बंद हो चुकी थी। रोहन, समीर, अंजलि और बाकी लोग प्रिया की तरफ भागे। वह जमीन पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। लोहे की वह छड़ उसके पास पड़ी थी, जो अब लाल क्रिस्टल के खून जैसे रंग से सनी हुई थी। अंजलि के शरीर से निकल रही नीली आभा भी शांत हो गई थी और उसके कंधे का निशान अब एक खूबसूरत शांत नीले फूल जैसा लग रहा था। मिस्टर भास्कर, हालांकि घायल थे, मुस्कुरा रहे थे। तुमने कर दिखाया बेटी, उन्होंने प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हम सबको बचा लिया। कुछ देर बाद जब प्रिया को होश आया तो उसने देखा कि मिसेस डिसूजा और उसके अनुयायियों को शहर के नागरिकों ने पकड़ लिया है। वह शैतानी ताकत जो सदियों से शहर के नीचे दबी हुई थी, आखिरकार खत्म हो चुकी थी। यह सच में खत्म हो गया? प्रिया ने कमजोर आवाज में पूछा। हाँ प्रिया, रोहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हारी वजह से उन्होंने उस भूमिगत जाल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। जब वे उस वीरान मंदिर से बाहर निकले तो सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी और हवा में एक नई ताजगी थी। देवगढ़ शहर एक नए दिन के लिए जाग रहा था, इस बात से अनजान कि रात में उसके नीचे क्या भयानक लड़ाई लड़ी गई थी। मिसेस डिसूजा और उसके अनुयायियों को कानून के हवाले कर दिया गया। शहर के नीचे का वह भूमिगत जाल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रोहन, प्रिया, समीर और अंजलि गुमनाम हीरो बनकर रह गए, क्योंकि उनकी कहानी इतनी अविश्वसनीय थी कि शायद कोई यकीन न करता। अंजलि की रहस्यमयी नीली शक्ति उसके बाद कभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन उसके कंधे का वह नीला फूल हमेशा उसे उस रात की याद दिलाता रहा और उसे यह एहसास कराता रहा कि उसके अंदर कुछ खास है। भास्कर धीरे धीरे ठीक हो गए और उन्होंने अपना बाकी जीवन शांति से बिताया, यह जानते हुए कि उन्होंने एक बहुत बड़े खतरे को टालने में मदद की थी। जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी, लेकिन चारों दोस्त जानते थे कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था और उन्होंने ऐसी शक्तियों का सामना किया था जो इंसानी समझ से परे थी। एक शाम जब वे स्कूल के बाद उसी पुराने कैफेटेरिया में बैठे थे जहां से उनकी यह भयानक यात्रा शुरू हुई थी, रोहन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है क्या सच में ऐसी और भी ताकतें हो सकती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते? प्रिया ने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। शायद यह दुनिया बहुत बड़ी और रहस्यमयी है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर कभी कोई खतरा आया तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। उनकी आंखों में एक नई समझ और दृढ़ता थी। वे अब सिर्फ साधारण छात्र नहीं थे, वे एक अनदेखे युद्ध के अनुभवी सैनिक बन चुके थे। देवगढ़ शहर में अमन चैन लौटे लगभग 1 साल बीत चुका था। अधोलोक के हृदय को नष्ट करने के बाद रोहन, प्रिया, समीर और अंजलि की जिंदगी काफी हद तक सामान्य हो गई थी। वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे, स्कूल के फंक्शन में हिस्सा ले रहे थे और कभी-कभी पिछली भयानक घटनाओं को याद करके सिहर उठते थे। लेकिन अब वह डर उन पर हावी नहीं था। अंजलि के कंधे पर बना नीला फूल का निशान अब हल्का पड़ चुका था और उसकी रहस्यमयी नीली शक्ति भी दोबारा प्रकट नहीं हुई थी। वह लगभग भूल चुकी थी कि उसके अंदर कोई असाधारण क्षमता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गर्मियों की छुट्टियों में अंजलि अपने दादा दादी के पुराने घर गई, जो शहर से काफी दूर एक शांत पहाड़ी इलाके में था। घर की सफाई करते हुए उसे अटारी में एक पुरानी धूल भरी संदूक मिली। संदूक के अंदर उसे अपने दादाजी की कुछ पुरानी किताबें, तस्वीरें और एक अजीब सा चमड़े का थैला मिला। थैले के अंदर एक और जीर्ण शीर्ण हाथ से बना नक्शा था, जो किसी अनजान बर्फीले पहाड़ी इलाके का लग रहा था। नक्शे के केंद्र में एक बहुत ही अजीब सर्पिलाकार प्रतीक बना हुआ था, जो किसी सोए हुए सांप जैसा दिखता था। नक्शे के साथ एक छोटा सा पीला पड़ चुका पत्र भी था,
जिस पर उसके दादाजी की धुंधली लिखावट थी। पत्र में लिखा था, या जो भी इस रहस्य को पाए, अगर तुम्हें यह पत्र और नक्शा मिला है तो इसका अर्थ है कि समय आ गया है। हमारी पीढ़ियों ने एक प्राचीन रहस्य की रक्षा की है, एक ऐसी शक्ति जो संतुलन बनाए रखती है, लेकिन जिसे कुछ अंधकारमयी ताकतें हमेशा से अपने वश में करना चाहती है। यह नक्शा सर्प शिखर का है, एक ऐसी पवित्र और गुप्त जगह जहां प्राचीन सर्प विश्राम करता है, एक ऐसी ऊर्जा जो जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक है। किंवदंतियों के अनुसार हर कुछ सदियों में जब ग्रहों की चाल एक विशेष संरेखण में होती है, तब एक नीला फूल खिलता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उस प्राचीन सर्प की ऊर्जा को समझने और उसे सही दिशा देने की क्षमता होती है। यदि वह नीला फूल सही समय पर सर्प शिखर तक नहीं पहुंचा और यदि सर्प गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया में प्रलय आ सकती है। मुझे डर है कि वह समय निकट है। कुछ अशुभ संकेत मिलने लगे हैं। तुम्हें इस नक्शे का अनुसरण करना होगा अंजलि। तुम्हें सर्प शिखर तक पहुंचना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। याद रखना, विश्वास और साहस ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होंगे। और तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे रक्षक हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, भले ही वे तुम्हें नजर ना आए। तुम्हारा दादाजी। पत्र पढ़कर अंजलि के हाथ कांपने लगे। नीला फूल, प्राचीन सर्प, रक्षक, यह सब क्या था? क्या उसके दादाजी किसी काल्पनिक कहानी के बारे में लिख रहे थे? लेकिन नक्शा और वह सर्पिलाकार प्रतीक बहुत असली लग रहे थे। और नीला फूल शब्द पढ़ते ही उसे अपने कंधे के उस निशान की याद आ गई जो कभी नीले फूल जैसा ही दिखता था। क्या यह सब एक महज संयोग था? अंजलि ने तुरंत रोहन, प्रिया और समीर को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। पहले तो उन्हें भी यह किसी कहानी जैसा लगा, लेकिन जब अंजलि ने उन्हें वह पत्र और नक्शे की तस्वीर भेजी तो उनकी भी चिंता बढ़ गई। वे जानते थे कि दुनिया में ऐसी रहस्यमयी ताकतें मौजूद हैं जिनका सामना वे पहले कर चुके थे। यह बहुत अजीब है, रोहन ने कहा। तुम्हारे दादाजी, क्या वे भी इन सब चीजों में विश्वास करते थे? मुझे कभी पता नहीं चला, अंजलि ने कहा। वे हमेशा बहुत शांत और रहस्यमयी रहते थे। लेकिन अगर यह सच है, प्रिया ने कहा, और तुम ही वह नीला फूल हो, तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा खतरा भी, समीर ने जोड़ा। पिछली बार हम बाल बाल बचे थे, क्या हम फिर से किसी ऐसी मुसीबत में पड़ना चाहते हैं? अंजलि के मन में भी यही सवाल थे। वह एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी, लेकिन उसके दादाजी के पत्र ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह उसकी नियति हो जिसे वह टाल नहीं सकती। सोचने विचारने और आपस में सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य की तह तक जाएंगे। अगर ये सिर्फ एक वहम निकला तो वे वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई हुई तो वे दुनिया को एक और बड़े खतरे से बचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सर्प शिखर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। इंटरनेट पर या किसी आम किताब में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह जगह इतनी गुप्त थी कि उसका अस्तित्व सिर्फ किंवदंतियों और पुरानी कहानियों में ही मिलता था। नक्शा ही उनका एकमात्र सहारा था। छुट्टियां खत्म होने से पहले वे चारों उस अनजान सफर पर निकल पड़े। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि वे एक ट्रैकिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। मिस्टर भास्कर अब काफी बूढ़े हो चुके थे और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वे उन्हें इस बार अपने साथ नहीं ले जा सके। लेकिन उन्होंने मिस्टर भास्कर को सब कुछ बता दिया था और उनसे आशीर्वाद लिया था। मिस्टर भास्कर ने उन्हें कुछ पुरानी जड़ी बूटियां और एक छोटा सा सुरक्षा तावीज दिया था। नक्शे के अनुसार सर्प शिखर देश के उत्तर में हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में कहीं स्थित था। उनकी यात्रा ट्रेन, बस और फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर शुरू हुई। जैसे जैसे वे उस इलाके के करीब पहुंचते जा रहे थे, मौसम ठंडा और वातावरण रहस्यमयी होता जा रहा था।
ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और सुनसान घाटियां, यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी लग रही थी। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब अनुभव हुए। कभी उन्हें लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है, तो कभी उन्हें घने जंगलों में रहस्यमयी रोशनी और आवाजें सुनाई देती। एक रात जब वे एक पुरानी वीरान सराय में रुके, तो अंजलि को सपने में वही सर्पिलाकार प्रतीक दिखाई दिया जो अब जागृत हो रहा था, और एक गहरी गूंजती हुई आवाज उसे अपनी ओर बुला रही थी। जैसे जैसे वे नक्शे पर बने निशान के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें कुछ और लोग भी उसी दिशा में जाते हुए दिखाई दिए। वे लोग देखने में सामान्य नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे कठोर थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और वे किसी गुप्त मिशन पर निकले हुए लग रहे थे। ये कौन लोग हैं? समीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। क्या ये भी सर्प शिखर की तलाश में है? लगता तो यही है, रोहन ने कहा, और उनके हाव भाव देखकर नहीं लगता कि वे दोस्त हैं। उन्हें एहसास हो गया कि वे इस खोज में अकेले नहीं हैं, और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। शायद वही अंधकारमयी ताकतें जिनका जिक्र अंजलि के दादाजी ने अपने पत्र में किया था। एक दिन जब वे एक संकरे पहाड़ी दर्रे से गुजर रहे थे, तो उन पर अचानक पत्थरों से हमला हुआ। वे लोग जो उनका पीछा कर रहे थे अब खुलकर सामने आ गए थे। उनके हाथों में हथियार थे और वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। रोहन, प्रिया और समीर ने बहादुरी से उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में कम थे और हथियारों से लैस भी नहीं थे। तभी अंजलि, जिसे वे बचाने की कोशिश कर रहे थे, के अंदर फिर से वही नीली ऊर्जा महसूस होने लगी। उसके कंधे का निशान चमकने लगा। उसने गुस्से में उन हमलावरों की तरफ देखा और उसके हाथों से नीली रोशनी की एक तेज लहर निकली, जिसने हमलावरों को पीछे धकेल दिया। तुम कौन हो? एक हमलावर ने डर से कांपते हुए पूछा। मैं वह हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, अंजलि ने दृढ़ आवाज में कहा। उसे खुद अपनी आवाज पर यकीन नहीं हो रहा था। हमलावर कुछ देर के लिए पीछे हट गए, लेकिन वे जानते थे कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वे दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे। ठीक उसी समय जब लग रहा था कि अब कोई नहीं बचेगा, हवा में एक तेज सीटी की आवाज गूंजी और कुछ तीर उन हमलावरों को जा लगे, जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। चारों ने चौंक कर देखा। पहाड़ी की ऊंचाई पर कुछ रहस्यमयी आकृतियां खड़ी थीं, जिनके हाथों में धनुष बाण थे। वे नकाबपोश थे और उनके कपड़े उस इलाके के पारंपरिक परिधान जैसे लग रहे थे। ये कौन है? प्रिया ने हैरानी से पूछा। उन नकाबपोशों में से एक नीचे आया। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी आंखों में बुद्धिमत्ता और अनुभव की चमक थी। डरने की जरूरत नहीं है नीला फूल, उसने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। हम सर्प रक्षक हैं और हम तुम्हारी हिफाजत के लिए यहां हैं। अंजलि और उसके दोस्त हैरान रह गए। सर्प रक्षक? क्या यह वही थे जिनका जिक्र उसके दादाजी ने पत्र में किया था? आपके दादाजी ने हमें तुम्हारे आने की सूचना दे दी थी, उस रक्षक ने कहा, जैसे उनके मन की बात पढ़ ली हो। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। छाया संघ के लोग भी सर्प शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वे प्राचीन सर्प की शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। छाया संघ? एक और नया दुश्मन? सर्प रक्षक उन्हें एक गुप्त रास्ते से अपने ठिकाने पर ले गए, जो एक छिपी हुई गुफा में था। वहां उन्होंने बताया कि प्राचीन सर्प एक बहुत ही शक्तिशाली और तटस्थ ऊर्जा है। यदि उसे सही हाथों से सही विधि द्वारा जागृत किया जाए, तो वह दुनिया में संतुलन और शांति ला सकती है। लेकिन यदि उसे गलत इरादों से गलत तरीके से जगाया गया, तो वह विनाशकारी भी हो सकती है। और छाया संघ के लोग सदियों से इसी मौके की तलाश में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नीला फूल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सर्प की ऊर्जा के साथ संवाद कर सकता है और उसे सही दिशा दे सकता है, और अंजलि ही वह नीला फूल है। यह सब सुनकर अंजलि के कंधों पर
एक बहुत बड़ा बोझ आ गया था। लेकिन मैं यह सब कैसे करूंगी? उसने घबराते हुए पूछा। मुझे तो अपनी इस शक्ति के बारे में भी ठीक से नहीं पता। तुम्हें सीखना होगा नीला फूल, उस मुख्य रक्षक ने कहा, जिसका नाम गुरुदेव था। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है, तुम्हें बस उसे पहचानना और नियंत्रित करना होगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन समय बहुत कम है। ग्रहों का संरेखण कुछ ही दिनों में होने वाला है और उसी दिन सर्प अपनी पूर्ण शक्ति में होगा। हमें छाया संघ से पहले सर्प शिखर तक पहुंचना होगा। सर्प रक्षकों की गुप्त गुफा किसी प्राचीन मठ जैसी थी, जो पहाड़ों के बीच इस तरह छिपी हुई थी कि बाहर से उसका कोई निशान तक नजर नहीं आता था। अंदर दीवारों पर वही सर्पिलाकार प्रतीक और विभिन्न मुद्राएं उकेरी हुई थी। हवा में धूप और किसी अज्ञात जड़ी बूटी की मंद मंद सुगंध फैली हुई थी। गुरुदेव, जो सर्प रक्षकों के मुखिया थे, एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में एक असीम गहराई थी। उन्होंने अंजलि को बताया कि उसकी नीली शक्ति, जिसे वे प्राण ऊर्जा कहते थे, वास्तव में उसी प्राचीन सर्प की ऊर्जा का एक अंश है, जो उसके अंदर जन्म से ही मौजूद थी। तुम्हारा कंधा, गुरुदेव ने अंजलि के उस नीले फूल जैसे निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सिर्फ एक निशान नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का द्वार है, जहां से तुम उस विराट ऊर्जा से जुड़ती हो। देवगढ़ में जो हुआ, वह शायद तुम्हारी इस ऊर्जा का पहला अनियंत्रित प्रस्फुटन था। अब तुम्हें इसे समझना और साधना होगा। अगले कुछ दिन अंजलि के लिए बहुत कठिन लेकिन ज्ञानवर्धक रहे। गुरुदेव और अन्य रक्षकों ने उसे ध्यान, श्वास प्रक्रियाओं और प्राचीन मुद्राओं का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसे सिखाया गया कि कैसे अपनी प्राण ऊर्जा को केंद्रित किया जाए, कैसे उसे महसूस किया जाए और कैसे उसे अपनी इच्छानुसार दिशा दी जाए। शुरुआत में अंजलि को बहुत मुश्किल हुई। उसका मन भटकता था और वह अपनी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव के मार्गदर्शन और अपने दोस्तों के प्रोत्साहन से उसमें सुधार आने लगा। रोहन, प्रिया और समीर भी चुप नहीं बैठते थे। वे जानते थे कि अंजलि को उनकी मदद की जरूरत होगी। इस बीच छाया संघ के हमले और भी बढ़ गए थे। वे किसी भी कीमत पर नीला फूल यानी अंजलि को पकड़ना चाहते थे या फिर उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। कई बार रक्षकों के गुप्त ठिकानों पर उनके जासूसों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सर्प रक्षकों की सतर्कता और रोहन, प्रिया और समीर की नई सीखी हुई क्षमताओं ने उन्हें नाकाम कर दिया। हर हमले के साथ चारों दोस्तों का संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। एक रात जब अंजलि ध्यान में बैठी थी, उसे एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली अनुभव हुआ। उसे लगा जब वह ध्यान से बाहर आई तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मैंने उसे देखा, उसने गुरुदेव से कहा। मैंने सर्प शिखर को देखा और प्राचीन सर्प को महसूस किया। वह जाग रहा है। गुरुदेव मुस्कुराए। बहुत अच्छे नीला फूल, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन याद रखना, जितना तुम उसके करीब जाओगी, छाया संघ भी उतना ही आक्रामक होगा। गुरुदेव की बात सच साबित हुई। अगले ही दिन जब वे एक महत्वपूर्ण जड़ा बूटी की तलाश में गुफा से बाहर निकले, तो उन पर छाया संघ के सबसे खतरनाक योद्धाओं ने हमला कर दिया। उनका नेता एक लंबा, भयावह व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा जलने का निशान था और उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थी। उसे वृश्चिक के नाम से जाना जाता था और वह अपनी क्रूरता और जादुई शक्तियों के लिए कुख्यात था। वृश्चिक और उसके योद्धाओं ने रक्षकों पर कहर बरपा दिया। उनकी लड़ाई बहुत भयानक थी। अंजलि ने अपनी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वृश्चिक की काली जादूगरी उसकी नीली ऊर्जा को बार बार निष्फल कर रही थी। रोहन, प्रिया और समीर भी अपनी पूरी ताकत से लड़े, लेकिन छाया संघ के योद्धा बहुत प्रशिक्षित और निर्मम थे। लड़ाई के दौरान गुरुदेव वृश्चिक से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो गए। वृश्चिक अंजलि को पकड़ने ही वाला था कि गुरुदेव ने अपनी बची खुची शक्ति से एक सुरक्षा कवच बनाया, जिसने अंजलि और उसके दोस्तों को कुछ देर के लिए बचा लिया। भागो, गुरुदेव ने दर्द से कराते हुए कहा। सर्प शिखर तक पहुंचो, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है।
वृश्चिक ने गुस्से से उस सुरक्षा कवच पर हमला किया। रोहन, प्रिया और समीर जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने घायल गुरुदेव और बाकी रक्षकों को छाया संघ के योद्धाओं से जूझते हुए छोड़ा जो उन्हें कवर दे रहे थे, और अंजलि को लेकर उस गुप्त रास्ते की ओर भागे जो सर्प शिखर की ओर जाता था, जैसा कि गुरुदेव ने उन्हें बताया था। उनके दिलों में दर्द था, गुस्सा था और अपने गुरु और साथियों को पीछे छोड़ने का अपराध बोध भी था। वह रास्ता और भी ज्यादा दुर्गम और खतरनाक था। बर्फ से ढकी चट्टानें, गहरी खाइयां और तेज बर्फीली हवाएं उनका रास्ता रोक रही थी। पीछे से वृश्चिक और उसके कुछ बचे हुए योद्धाओं के पीछा करने की आवाजें आ रही थी। हमें और तेज चलना होगा, रोहन ने हाफते हुए कहा। मैं और नहीं चल सकती। अंजलि थक कर चूर हो चुकी थी और गुरुदेव के घायल होने का सदमा भी उसे कमजोर कर रहा था। तुम्हें चलना होगा अंजलि, प्रिया ने उसे सहारा देते हुए कहा। याद करो गुरुदेव ने क्या कहा था, तुम ही उम्मीद हो। तभी अंजलि को अपने दादाजी के पत्र की वह पंक्ति याद आई, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे रक्षक हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, भले ही वे तुम्हें नजर ना आए। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर की उस प्राण ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। उसे अपने दादाजी वर्मा सर और गुरुदेव की शांत, स्नेहमयी उपस्थिति महसूस हुई। एक नई शक्ति उसके अंदर प्रवाहित होने लगी। उसके कंधे का नीला फूल का निशान फिर से चमकने लगा और इस बार उनकी चमक पहले से भी ज्यादा तेज थी। उसके चारों ओर एक हल्का नीला प्रभामंडल बन गया। उसे अपने पैरों में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। वे फिर से आगे बढ़ने लगे और इस बार अंजलि सबसे आगे थी। उसकी नीली ऊर्जा न सिर्फ उसे शक्ति दे रही थी, बल्कि उसके दोस्तों को भी रास्ता दिखा रही थी और उन्हें गर्म रख रही थी। पीछे से वृश्चिक की गुस्से भरी चीखें सुनाई दे रही थी। वह किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ना चाहता था। आखिरकार कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वे एक विशाल बर्फ से ढके पठार पर पहुंचे। उनके सामने आसमान को छूता हुआ सर्प शिखर खड़ा था। उसकी चोटी पर बर्फ और चट्टानों से बनी एक विशाल सोए हुए सर्प की आकृति साफ दिखाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी शक्तिशाली स्पंदन महसूस हो रहा था। ग्रहों का संरेखण लगभग पूरा हो चुका था और आकाश में एक अजीब सी लालिमा छाई हुई थी। हम पहुंच गए, प्रिया ने अविश्वसनीयता से कहा, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही वे शिखर की ओर बढ़ने लगे, वृश्चिक और उसके योद्धा भी वहां पहुंच गए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, नीला फूल। वृश्चिक हंसा, उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। प्राचीन सर्प की शक्ति सिर्फ छाया संघ की होगी। उसके योद्धाओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस बार कोई सर्प रक्षक उनकी मदद के लिए नहीं था। वे अकेले थे और उनके सामने उनका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था। अगले एपिसोड में सर्प शिखर पर अंतिम टकराव। अंजलि अपनी पूरी शक्ति का सामना कैसे करेगी? क्या रोहन, प्रिया और समीर अपने दोस्त को बचा पाएंगे और वृश्चिक को हरा पाएंगे? प्राचीन सर्प के जागरण का रहस्य क्या है और क्या कोई अप्रत्याशित बलिदान इस युद्ध का रुख बदल देगा? कहानी अपने सबसे रोमांचक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचने वाली है। सर्प शिखर के बर्फीले पठार पर हवा तेज और सर्द हो गई थी, जैसे आने वाले प्रलय का संकेत दे रही हो। आकाश में ग्रहों का संरेखण अपने अंतिम चरण में था और उनकी रहस्यमयी लालिमा बर्फ से ढके शिखर पर एक भयानक चमक डाल रही थी। विशाल सोए हुए सर्प की आकृति के अंदर से एक गहरा स्पंदित होता हुआ कंपन महसूस हो रहा था। प्राचीन सर्प जाग रहा था। वृश्चिक और उसके छाया संघ के योद्धाओं ने रोहन, प्रिया, समीर और अंजलि को चारों ओर से घेर लिया था। वृश्चिक के चेहरे पर विजय की क्रूर मुस्कान थी। आखिरकार नीला फूल मेरे कब्जे में है, वह हंसा। और प्राचीन सर्प की असीम शक्ति भी। आज से एक नया युग शुरू होगा, छाया संघ का युग। यह कभी नहीं होगा वृश्चिक,
रोहन ने अपनी तलवार निकालते हुए गरज कर कहा, हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भयानक लड़ाई छिड़ गई। रोहन, प्रिया और समीर अपनी पूरी ताकत और नए सीखे हुए कौशल से लड़े। रोहन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। प्रिया की सूझबूझ और फुर्ती उन्हें कई हमलों से बचा रही थी और समीर की चपलता दुश्मनों को भ्रमित कर रही थी। लेकिन छाया संघ के योद्धा संख्या में ज्यादा थे और उनकी काली जादूगरी का मुकाबला करना मुश्किल था। अंजलि जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक बल से नहीं जीती जा सकती। उसे अपनी प्राण ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होगा। उसने आंखें बंद की, अपने अंदर की उस नीली शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और गुरुदेव द्वारा सिखाई गई मुद्राओं का अभ्यास करने लगी। उसके कंधे का नीला फूल का निशान तेजी से चमकने लगा और उसके चारों ओर का नीला प्रभामंडल और भी सघन हो गया। प्राचीन सर्प का स्पंदन अब और भी तेज हो गया था। शिखर की चोटी पर बनी सर्प की आकृति हिलने लगी और उसकी पत्थर की आंखों में एक धीमी लाल रोशनी जलने लगी। हाँ, जागो मेरे स्वामी। वृश्चिक यह देखकर उन्मादी हो गया। अपनी शक्ति मुझे दो। उसने एक भयानक मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके हाथ में एक काला घूमता हुआ ऊर्जा का गोला बनने लगा। वह उस ऊर्जा को प्राचीन सर्प की ओर निर्देशित करने वाला था ताकि वह उसकी शक्ति को अपने अंदर खींच सके। अंजलि, तुम्हें उसे रोकना होगा, प्रिया चिल्लाई, एक योद्धा से बचते हुए। अंजलि ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक असीम शांति और दृढ़ता थी। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसके हाथों से नीली प्राण ऊर्जा की एक शक्तिशाली किरण निकली जो सीधे वृश्चिक के काले ऊर्जा के गोले से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों ऊर्जाएं आपस में टकराकर एक भयानक दृश्य उत्पन्न करने लगी। शिखर कांपने लगा और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। रोहन, प्रिया और समीर वृश्चिक के बाकी योद्धाओं से लड़ते हुए अंजलि को कवर देने की कोशिश कर रहे थे। वे जानते थे कि यह अंजलि ने देखा कि उसके दोस्त खतरे में है। उसका दिल दर्द और गुस्से से भर गया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ वृश्चिक को रोकना काफी नहीं है, उसे अपने दोस्तों को भी बचाना होगा। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को और भी ज्यादा केंद्रित किया। इस बार उसकी ऊर्जा सिर्फ नीली नहीं थी, उसमें सुनहरी और सफेद आभाएं भी मिल गई थी, जैसे उसके अंदर कई शक्तियों का संगम हो रहा हो। नहीं, अंजलि चीखी और उसके शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जिसने आसपास के सभी छाया संघ के योद्धाओं को पीछे धकेल दिया। वृश्चिक, जो अपनी काली ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, इस अप्रत्याशित विस्फोट से चौंक गया। उसका ध्यान एक पल के लिए भटका और इसी मौके का फायदा उठाकर अंजलि ने अपनी पूरी शक्ति से एक और किरण छोड़ी जो सीधे वृश्चिक के सीने में जा लगी। वृश्चिक दर्द से चीख उठा। उसके हाथ से काला ऊर्जा का गोला छूटकर हवा में विलीन हो गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। ये नहीं हो सकता, उसने अविश्वसनीयता से कहा। एक साधारण लड़की मुझे नहीं हरा सकती। तभी प्राचीन सर्प पूरी तरह जाग गया। शिखर की चोटी पर बनी सर्प की आकृति जीवंत हो उठी। एक विशाल, प्रकाशमान, बहुरंगी सर्प आकाश में उठा। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली और विस्मयकारी थी कि एक पल के लिए सब कुछ थम गया। वह सर्प न तो अच्छा था और न ही बुरा, वह सिर्फ शुद्ध आदिम ऊर्जा का प्रतीक था। उसने नीचे हो रही लड़ाई को देखा और फिर उसकी नजरें अंजलि पर आकर टिकी। अंजलि को ऐसा लगा जैसे वह सर्प उससे सीधे बात कर रहा हो, शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और संवेदनाओं से। उसे समझ आया कि सर्प किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, वह सिर्फ संतुलन चाहता है। वृश्चिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही शैतानी चमक थी। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई नहीं पाएगा, वह चीखा और उसने अपनी बची खुची काली ऊर्जा को प्राचीन सर्प की ओर फेंक दिया, उसे भ्रष्ट करने की आखिरी कोशिश में।
लेकिन इससे पहले कि वह काली ऊर्जा सर्प तक पहुंच पाती, अंजलि उसके सामने आ गई। उसने अपनी बाहें फैला दी और वह काली ऊर्जा उसके नीले प्रभामंडल से टकराकर नष्ट हो गई। वह कमजोर होकर गिरने लगी। अंजलि, रोहन, प्रिया और समीर उसकी तरफ दौड़े। प्राचीन सर्प ने यह सब देखा। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और उसकी सुनहरी आंखों से एक कोमल उपचारक प्रकाश निकला जो अंजलि के शरीर पर पड़ा। अंजलि को तुरंत बेहतर महसूस होने लगा और उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। फिर सर्प ने एक गहरी, गूंजती हुई आवाज जो उनके मन में सुनाई दी में कहा, संतुलन स्थापित हो चुका है। नीला फूल, तुमने अपनी नियति पूरी की। और इतना कहकर वह विशाल प्रकाशमान सर्प धीरे धीरे वापस शिखर की आकृति में विलीन होने लगा, जबकि वह फिर से एक शांत, सोए हुए पत्थर के सर्प जैसा नहीं दिखने लगा। आकाश से लालिमा गायब हो गई और सुबह की पहली सुनहरी किरणें शिखर पर पड़ने लगी। वृश्चिक मर चुका था। उसके बचे हुए योद्धा या तो मारे गए थे या भाग गए थे। पठार पर अब सिर्फ रोहन, प्रिया, समीर और अंजलि थे, थके हुए, घायल, लेकिन जीवित और विजयी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में खुशी, राहत और एक गहरे संतोष के आंसू थे। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने न सिर्फ खुद को बल्कि शायद पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। कुछ देर बाद जब वे नीचे उतरने की तैयारी कर रहे थे तो गुरुदेव और कुछ बचे हुए सर्प रक्षक वहां पहुंचे। गुरुदेव, हालांकि अभी भी घायल थे, मुस्कुरा रहे थे। हमें तुम पर गर्व है, नीला फूल, उन्होंने अंजलि से कहा, और तुम सब पर भी। तुमने वह कर दिखाया जो पीढ़ियों से कोई नहीं कर पाया था। जब उन्होंने उस विधि का पालन किया तो नक्षत्र बीज एक तेज सफेद रोशनी के साथ चमकने लगा और उनके सामने हवा में एक घूमता हुआ तारों से भरा पोर्टल खुल गया। एक ऐसा मार्ग जो उन्हें उस अज्ञात अंधकारमयी शक्ति के स्रोत तक ले जा सकता था। यह अविश्वसनीय है, समीर ने कहा। उसकी आंखों में आश्चर्य और डर का मिला-जुला भाव था। यह हमारी नियति है, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। हम सेंट वेवियर्स के छात्र थे जिन्होंने भूतों का सामना किया। हम वो थे जिन्होंने अधोलोक के हृदय को नष्ट किया। हम वो थे जिन्होंने प्राचीन सर्प को जगाया। और अब हम वो बनेंगे जो ब्रह्मांड की रक्षा करेंगे। उसने रोहन, प्रिया और समीर की तरफ देखा। उनके चेहरों पर भी वही दृढ़ता और संकल्प था। उन्होंने इतने सालों में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा था और अब भी वे एक साथ थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और एक गहरी सांस लेकर उस चमकते हुए पोर्टल में कदम रखा। वे नहीं जानते थे कि दूसरी तरफ उनका क्या इंतजार कर रहा है। वे नहीं जानते थे कि वे वापस लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन वे ये जानते थे कि वे सही काम कर रहे हैं। वे प्रकाश के योद्धा थे और उनकी लड़ाई अभी बाकी थी। जैसे ही वे पोर्टल में गायब हुए, वो धीरे धीरे बंद हो गया और पीछे छोड़ गया एक शांत, तारों भरी रात और एक उम्मीद कि जब तक अच्छाई और साहस मौजूद है, तब तक कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। सेंट जेवियर्स के उन 4 साधारण से दिखने वाले छात्रों की कहानी यही समाप्त होती है, या शायद एक नए और भी विराट सफर की शुरुआत होती है। उनकी विरासत सिर्फ उनकी जीती हुई लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उनके अटूट विश्वास, उनकी सच्ची दोस्ती और हर चुनौती का सामना करने की उनकी अदम्य इच्छा शक्ति में निहित है। और शायद कहीं ना कहीं किसी और स्कूल में कुछ और साधारण से दिखने वाले छात्र किसी अनजाने रहस्य का सामना कर रहे होंगे और उन्हें भी अपनी अंदर की असाधारण शक्तियों को पहचानना होगा, क्योंकि नायकों का जन्म किसी खास जगह या खास समय में नहीं होता। वे तो बस तब उभरते हैं जब दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल की आत्मा और अनगिनत अन्य रक्षक आत्माएं हमेशा उनका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहेंगी। कहानी यहीं खत्म होती है,
लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हाँ, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।